ये आपको पता होना पे चाहिए सेफ साइड में। ये कुछ स्टूडेंट है। से पूछा हुआ भी है उन्होंने कि 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं ना आप? 1,000 रुपये की बात कर रहा 1,000 यूरो की बात नहीं, यूरो कंफ्यूज जब नहीं हो यहाँ पे जाएगा। आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रहमतुल्लाह है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए और उसके बाद चाहिए आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपका इंटरमीडिएट या फिर बैचलर्स तक आपने किया है तो उन सब के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय नोटरी रिपब्लिक और बाय रेलिवेंट बोर्ड। उसके बाद आपको चाहिए आइल्स अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको चाहिए होगा जर्मन लैंग्वेज का कम से कम B2 लेवल तक का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आता है एडमिशन लेटर जर्मन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको करनी है बुक। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, आपकी कोई ब्लड रिलेशन जैसे कि फादर मदर या फिर जो भी आपका ब्लड रिलेशन में है उनका बैंक स्टेटमेंट। ब्लॉक अकाउंट आपका खुलेगा जर्मनी के अंदर। और उसके बाद आपका उसके बाद आता है वीज़ा इंटरव्यू के बाद आता है अकोमोडेशन, जो कि आपकी जर्मनी में होगी, आपको आने से पहले बुक करानी होगी। और सबसे एंड में आपका टोटल एक्सपेंस आएगा। ये सब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और इन सब को डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सफ़ी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पाकिस्तान से इन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था और अब ये मास्टर्स के लिए जर्मनी में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, आप कैसे हैं? और अब हमें ये बताएं कि आपकी क्या प्रोफाइल है और आप जर्मनी में कब आए थे? वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पे समर 2021 इनटेक के लिए आया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब कि थे अप्स एंड डाउन्स भी, कुछ हमारे टाइम पे अपॉइंटमेंट्स के मसले थे लेकिन थैंकफुली अब वो सॉल्व ठीक हो है, गए हैं। चलें अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी मैंने इंटरमीडिएट या फिर बैचलर्स कंप्लीट किया है और मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ अपनी फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट करने। तो सबसे पहले मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे जी आने के बेशक, लिए। पासपोर्ट के बगैर तो आप बाहर जा नहीं सकते हो। वैलिड पासपोर्ट के लिए, अच्छा वैलिड पासपोर्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे पास ये है कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए या फिर कितना पुराना होना चाहिए पासपोर्ट? अगर तो स्पेसिफिकली हम जर्मनी की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री या इस तरह की कोई चीज़ आपको चाहिए होगी इधर के लिए। यहाँ पे आप फ्रेश पासपोर्ट बनवाएं। अगर आप का पहले से है पासपोर्ट तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके पास ठीक है, पासपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट आपको चाहिए और ट्रैवल हिस्ट्री कोई हो ना हो कोई नहीं, वो इंपॉर्टेंट मैटर फ़र्क नहीं नहीं पड़ता। करती। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद सबसे सेकंड स्टेप जो मैं ओवरव्यू में बता चुका हूँ वो ये आता है कि आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए और किस तरह अटेस्टेड होने चाहिए, क्या अब वो थोड़ा सा फर्दर बताइए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आती हैं आपके सर्टिफिकेट्स, ठीक मैट्रिक है, का, मैट्रिक का, एफएससी का सही है, और आपका बैचलर का। ठीक है, ठीक है, अब ये चीज़ें आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए रेलिवेंट बोर्ड से, ओरिजिनल कॉपीज़, ओरिजिनल नोट कॉपीज़। ठीक है, ये आपकी ठीक तीनों है। जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स हैं ये अटेस्टेड हों रेलिवेंट बोर्ड से। और अटेस्टेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैं कराची से मैंने अपना इंटरमीडिएट या फिर बैचलर्स कंप्लीट किया है तो मेरा बोर्ड सिंध बोर्ड से अटेस्टेशन होगी। ठीक है। ठीक है, और जैसे कि आपने कहाँ से किया था? नहीं, अगर आप एफएससी की बात करें ना तो फिर आपको रेलिवेंट बोर्ड जो भी आपने अगर पिंडी से किया हो तो पिंडी बोर्ड, गुजरावाला से किया गुजरावाला बोर्ड, कराची से किया हो तो उसका सिंध बोर्ड, या मतलब इंटरमीडिएट के लिए आपको एचईसी की ज़रूरत नहीं है? एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन है। ये रोल ही तब प्ले करती है जब आप इंटरमीडिएट से आगे चले जाएं। आप यूनिवर्सिटीज़ जो सारी होती हैं ना पाकिस्तान में, वो हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर वर्क कर रही होती हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके उधर रजिस्टर्ड होती हैं। तो हायर एजुकेशन की स्टैंप लगना आपकी डिग्री पे इस तरह ज़रूरी है कि वो आपकी डिग्री को सेकंड कर रही है कि हाँ कि ये जो डिग्री है ये लेजिट है और किसी भी पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। समझ गया। अच्छा, उसके जो थर्ड स्टेप आपका आता है कि अगर आप इंग्लिश, जैसे आप मास्टर्स के लिए आए हैं तो आपने आइल्स किया होगा, तो आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है और आइल्स मतलब कितने बैंड्स आपको चाहिए? यार आइल्स की वीज़ा लेने के लिए 6 बैंड ओवरऑल आपके होने चाहिए। अगर ठीक है, आप ये वीज़ा के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब कम से कम मुझे 6 बैंड्स 6 चाहिए बैंड वीज़ा ओवरऑल चाहिए ठीक वीज़ा है, प्रोसेस लगने के के लिए। लिए। ठीक ठीक है, है, ठीक है।
लेकिन एग्जाम्पशंस भी हैं आइल्स की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में हैं जो एग्जाम्प्ट कर देती हैं आइल्स, मतलब कि उनके लिए आपकी जो बैचलर डिग्री में आपने पढ़ा है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अगर आप बनवा लें, ठीक है, समझ गया, तो अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको एग्जाम्पशन दे देती हैं आइल्स की। और वो एग्जाम्पशन लेटर अगर आपको दे दें तो वो आप एग्जाम्पशन लेटर एम्बेसी में भी दे सकते हैं, और उसकी बेस पे वो एग्जाम जो एम्बेसी की अपनी रिक्वायरमेंट है आइल्स की, ठीक है, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाती है, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको लेकिन रिकमेंडेड ये है कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ मैं बता रहा हूँ वो बहुत कम है, मतलब कि अगर पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे जर्मनी में 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो जो कि एग्जाम कर लेती हैं, नहीं ओवरऑल अगर बात करें 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें से कोई 2 होंगी जो एग्जाम्पशन देती हैं। ओके ओके ओके, तो मतलब वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो बेहतर यही है कि आप आइल्स कर लें, कि आइल्स आप कर लें, और कम से कम 6 बैंड्स आप, और आइल्स भी मुश्किल तब तक ही है जब तक आपने उसकी फ़ीस नहीं जमा कराई। जब आपके पैसे 40,000 आजकल जो 38-40,000 के अराउंड वो जब कट जाते हैं तो फिर अगर तो अपने जेब से कट रहे हैं तो वो और आसान हो जाता है। सही है, सही है, सही है। चलें भाई, आइल्स तो समझ लिया। और जर्मन का मैं आपको बताता हूँ, जर्मन लैंग्वेज आपको तब चाहिए होगी जब आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि बैचलर्स के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए होती है, आपका पूरा कोर्स जर्मन लैंग्वेज में होता है, तो आप तभी कर सकते हो कि जब आपको जर्मन लैंग्वेज आती होगी। तो वहाँ तक आपको चाहिए कम से कम B2 लेवल चाहिए यूनी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपको यहाँ पे आगे पढ़ना है तो वीज़ा रिक्वायरमेंट में सिर्फ A1 है, वो अलग प्रोसेस है उसका। अगर आपको वीडियो देखनी है, उसकी गाइडेंस चाहिए तो वो अलग मुझे कमेंट में बताएं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो फर्दर चलते हैं, हमारा आता है एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर का क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप आ ही रहे यहाँ पे स्टडी के पर्पज़ से हैं, तो उसकी बैकबोन आप कह लेंगे एडमिशन लेटर है, आपके पास होना चाहिए। एडमिशन लेटर के लिए यहाँ पे 2-3 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और वो एक होती है TU यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, और एक होती है हाउशाले यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है, जर्मनी में। और तीसरी होती हैं फ़ाखौशाले यूनिवर्सिटी जिन्हें पाकिस्तान में डिप्लोमा कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मतलब लेकिन वो रजिस्टर्ड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं, ठीक है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हॉक्सुले और फ़ाखौशाले। TU में अगर आप TU कंसीडर करेंगे तो आप तब करेंगे जब आप रिसर्च बेस्ड के लिए किसी चीज़ के लिए आ रहे हो, जब आपने PhD फर्दर करनी हो, सही है, तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आपको TU यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन मिल जाए। अच्छा सफ़ी भाई, मेरा जो GPA बना है वो 3.5 बना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं अगर 4 यूनिवर्सिटीज़ में या 6 में अप्लाई करता हूँ तो मुझे कितने में से ऑफर आएगी? इसमें ना मेरी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मेरा GPA 3.53 है और मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। वो 4 में इसलिए कम यूनिवर्सिटीज़ में मेरे हिसाब से किया था क्योंकि मैं समर इनटेक के लिए आ रहा था। सही और समर का यहाँ पे भी वही सीन होता है पाकिस्तान वाला कि समर में कम कोर्सेज ऑफर होते हैं और विंटर्स में ज़्यादा कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो उसी की वजह से मैंने कम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तो 3.53 4 में अप्लाई किया, उसमें से 2 में से एडमिशन लेटर आया। 1-2 ने कह दिया कि कोर्सेज आपने कुछ नहीं पढ़े हुए यहाँ पे जो चाहिए। सही है। तो इस तरह से होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन, मैं आपको बताया कि यहाँ पे मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरी 3.5 आई है तो मैं एक में करूँगा और एक से आ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए फॉर द सेफ साइड, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें ये समझ में आ गई कि भाई कितने में अप्लाई करना है और क्या मार्जिन रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि भाई अब मुझे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मुझे समझ में आ गई क्या होता है। अब किस तरह अप्लाई करना है, मतलब कौन से ऐसे लिंक्स हैं, कौन से ऐसे पोर्टल हैं, कहाँ जाऊँ मैं? यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ना 2 तरह के प्रोसीजर्स फॉलो करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने ही यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल बना देती हैं, और वहाँ इजीली आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पे हर कोई अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो जिसने नहीं भी जाना इवन वो भी अप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही अपनी वर्थ दिखने के लिए। कुछ ऑफर आता है या नहीं आता है कि मैं काम, ठीक है, किसी को बताने के लिए कि यार मेरा भाई मैंने अप्लाई किया और यहाँ से मेरा आ गया एडमिशन लेटर, तो बेहतरीन चीज़ है, सही है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है, जो कन्वीनियंट है। प्राइवेट पोर्टल बहुत कन्वीनियंट है, हाँ, अपने अगर यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल हैं तो। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़, अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 10 में से 3 होंगी जो इस तरह प्राइवेट, 7 जो है ना 10 में से
वो रजिस्टर्ड होंगी यूनिअसिस्ट के थ्रू। ठीक है, वो यूनिअसिस्ट उनकी एप्लीकेशंस का सारा जो हेडेक है वो डील करता है यूनिअसिस्ट स्टूडेंट से फीस लेता है उस चीज़ की। अच्छा, इसमें जैसे कि आपने पोर्टल अपना बना लिया है, आपने अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने सर्च बार यूज़ करनी होंगी सिंपल, और अपने ना कोर्सेज सर्च करने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर देखना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वो कोर्सेज ऑफर कर रही हैं और किस इनटेक में ऑफर कर रही हैं। उसमें और वो अपने चीज़ें अपलोड भी हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स अपने अपने सेक्शन में अपलोड करने हैं वो। तो आप जब अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने टेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और फ्रंट बैक दोनों अटेस्टेड होनी चाहिए। और फ्रंट बैक अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए, फ्रंट बैक की पिक्चर्स होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट की। तो उसके बाद आता है आपका, आपने फ़िल्टर करने हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज, और फिल्टर करने के बाद अपने कोर्सेज कार्ट में ऐड कर देने। कार्ट में ऐड करेंगे, आपको पर कोर्स उसकी फ़ीस चार्ज करनी पड़ेगी, होगी, चार्ज करेंगे वो लोग, और वो 75 यूरो है अगर एक डिग्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, एक कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 3-4 कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले एक इनटेक में, तो पहले की आपको 75 यूरो पे करनी पड़ेगी फ़ीस। उसके बाद आपको 30 यूरो पर 30 यूरो फॉलोइंग 30 यूरोज में आएगी, और फर्स्ट आपकी 75 यूरो। ठीक है, और वो फिर सारा हेडेक जो है वो यूनिवर्सिटी डील करेगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एवेल्यूएशन रिपोर्ट देगा कि आपका जर्मन CGPA ये है, उसे BPD भी कहते हैं। वो आपको देगा कि आपका ये जर्मन CGPA और ये हमने आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड कर दिया आपकी फ़लाँ यूनिवर्सिटी से। तो मतलब आपकी फिर ट्रांसक्रिप्ट है वो खुद ही कन्वर्ट करके देगा, वो सारा हेडेक उनका है। ठीक है भाई। उसके बाद आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ना अपलोड करनी है चीज़ें। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ईमेल आएगी कि हमें आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं, या ये उस पर हमने प्रोसेस किया, ये रिजेक्शन लेटर है या ये एक्सेप्टेंस लेटर है, या आपकी कोई एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आप हमें प्रोवाइड कर दें। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको फिर आपसे डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी बीच में से निकल जाएगा, और आपका ऑफ़र लेटर भी आपको थ्रू ईमेल आएगा। और ऑफ़र लेटर आ गया तो बस फिर तो आप समझे ये आपका बैकबोन है वीज़े का। तो सही है, ऑफ़र लेटर आपके पास आ गया। अब ऑफ़र लेटर के बाद हम क्या करें? ऑफ़र लेटर आ गया आपके पास, तो अब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपॉइंटमेंट लें वीज़े की अपॉइंटमेंट। वीज़ा इंटरव्यू होता है स्टडी वीज़े के लिए, उसकी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आ रहे होते हैं इधर, तो वो इसी तरह इंटरटेन करते हैं आपको क्यू के हिसाब से ना, आपकी क्यू में आपको प्लेस चाहिए होती है अपनी। वीज़ा अपॉइंटमेंट का जो भी एम्बेसी का लिंक वगैरह होगा, अपॉइंटमेंट का पेज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल। अच्छा सफ़ी भाई, अब ये बताएं कि भाई वीज़ा अपॉइंटमेंट मुझे आ गई, मुझे ईमेल आ गई कि भाई आपका जो है थर्सडे को इतने बजे आपका अपॉइंटमेंट है, तो ये फ़ला आप डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएँ। तो वो जो फ़ला डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं यार? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो तो कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो आप फिल करने होते हैं आपको। वो आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो इजीली फिल हो, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। उसमें के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपकी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैंक स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियली साउंड हैं या नहीं, लेकिन आपको इंटरव्यू में यही दिखाना है कि आप फाइनेंशियली साउंड करते हैं। हाँ ठीक है, तो उसके लिए आप वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके लिए। सही हो गया। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा हो पाकिस्तान में, स्पॉन्सर कौन कौन कर सकता है? स्पॉन्सर आपके ब्लड रिलेशंस हाँ, कोई भी स्पॉन्सर, हाँ, जो भी उस कैटेगरी में आते हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और स्टेटमेंट तकरीबन कितने तक की आप स्टेटमेंट? यार स्टेटमेंट का ये है कि कुछ कहते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट होगी उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एम्बेसी अगर बहुत ज़्यादा आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं 20 लाख की, 30-40 लाख की, 1 करोड़ की, भाई बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत पैसा है। तो क्या, तो एम्बेसी क्या कह रही है? एम्बेसी भी चला गई। एम्बेसी कह रही है जब इनके पास इतना पैसा है तो यार चलो ये 20 लाख ज़ाया ना हो जाए, दूसरे साल का भी ब्लॉक अकाउंट देता हमें। अच्छा, तो मतलब वो 2 साल का ब्लॉक अकाउंट, एम्बेसी 2 साल का ब्लॉक अकाउंट आपसे फिर कहना शुरू कर देती है। अच्छा चलें, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट जो है ये आपकी रनिंग होनी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दफ़ा 20 लाख आए और चले गए, कहाँ से आए। ठीक है, इस तरह नहीं, रनिंग होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, तो इस तरह के आपको फिर प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते। कम से कम 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट
होनी ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट हो। तो भाई ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद करता हूँ जितना इसमें प्रोसेस समझाया गया है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन से डिफरेंस रखती हो, तो मैं आपको बता दूं ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। और क्या कहते हैं, जो जो हमने फेस किया, जो जो हमने चीज़ें देखी, और उस पर डिपेंड करता है। तो खैर अभी इसका पार्ट 2 रहता है। पार्ट 2 अपलोड हो चुका होगा, आपको कहीं वीडियो के एंड में दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और पूरा प्रोसेस समझने बहुत ज़रूरी है। पूरा प्रोसेस समझेंगे तब आपको जाके क्लियर हो जाएगा माइंड में कि किस तरह वीज़ा प्रोसेस वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगली वीडियो पता चल जाएगी। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उसकी नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको पता चल जाए कि भाई जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि भाई वीडियो आ चुकी है। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।